नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। आज हमारे 7 चैप्टर का 4th पार्ट है। आज ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आज हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बने। पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कॉर्पोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हुआ, जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी आईएसआई से निर्यात पर केंद्रित हो गई। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पाद जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। 1960-1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्यवर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्पात, एलॉय धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या प्रोत्साहन कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव सेमोल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास, समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त किया गया। आगे जाकर इस अभियान का औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के विकास के लिए विस्तार किया गया। आज कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो अपने विकास प्रयासों में सेमोल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान अनुभव बांट रहा है। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों, सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपने आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों से निर्यात को बढ़ावा और नए उद्योगों के विकास में सक्षम रहे। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया। कोरिया के औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल अब पहले से ही साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया था। विदेशी निवेश और कोरिया की उच्च घरेलू बचत दर ने औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की, जबकि विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के प्रेषण ने भी समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया। पार्क प्रशासन की दीर्घकालीन शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उन्हें पुनः चुना गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यूसिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार, प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था। राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप में नियमित हो गया। हालांकि 1989 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियां, जो कि भारी रासायनिक उद्योग में मुख्य निवेश रखती थी, में काफ़ी बाधाएं आई। इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूसिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पाक प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया था। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1989 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1989 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। मई 1980 में चुन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया, किंतु ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन करे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उसी वर्ष के अंत में चुन यूसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने।
चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव को मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 तक 13.2% कर दिया और मुद्रास्फीति को भी कम कर दिया। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार, मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्र लाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्र आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्य वर्ग के नागरिकों ने भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता रोह ताई-वू का चुनाव हुआ। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता किया। दिसंबर 1992 में दशकों से चल रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। नए चुनाव एवं सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। दूसरी ओर सरकार ने औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखा। इस बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD में शामिल होने का निर्णय लिया और कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। जून 1987 के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता किम डे जुंग सत्ता में आए। सत्ता में दूसरा शांतिपूर्ण हस्तांतरण 2008 में हुआ, जब रूढ़िवादी पार्टी के नेता ली माइंग बाक प्रगतिशील पार्टी की रोह मून प्रशासन के बाद अध्यक्ष चुने गए। 2012 में रूढ़िवादी पार्टी के नेता पार्क हन-हे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। पार्क हन-हे, उनके पिता पार्क चुन-ही की राजनीतिक विरासत के कारण उन्हें अपने कार्यकाल की शुरुआत में बहुत समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन अक्टूबर 2016 में जब यह बात उठी कि उनके स्थान सरकारी मामलों 2016 में जब ये बात उठी कि उनके स्थान पर उनके एक नज़दीकी मित्र गुप्त रूप से सरकारी मामलों का प्रबंधन करते थे, तब राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन के फलस्वरूप मार्च 2017 में उन पर महाभियोग चला और उन्हें कार्यालय से हटा दिया गया। मई 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा मून जे-इन ने राष्ट्रपति पद संभाला। 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडल लाइट विरोध में देश के लोकतांत्रिक कानून प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति की इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्जदार है, लेकिन यह देश की गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही जिसने आज इस देश को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्तमानकालीन सियोल शहर। आधुनिकता के दो मार्ग।
औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे के जैसे बनने के बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए। ताइवान का किस्सा और कोरिया की कहानी के साथ साथ चीन और जापान का इतिहास दिखाता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आज़ाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग राहें तैयार की। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा, पारंपरिक हुनर प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। तथापि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध लोकतंत्र की मांग का गला घोंट दिया। उसने एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बनी रही और अंदरूनी विकास भी प्रभावित हुआ। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। हालांकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही अपने हल ढूंढने की कोशिश भी की। जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव है। एक और जहां जापानी एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त रखने की उम्मीद करते थे, दूसरे लोगों के लिए यही विचार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक राजनीतिक सुधार और रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या जबरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया जाता था। इसी तरह परिवार में और रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलाव विदेशी और देसी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। चीन का आधुनिकीकरण का सफर बहुत अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना दिया। इसके चलते ज़्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने पड़े। युद्ध, सामंतवाद, लूटमार, गृह युद्ध ने बहुत से लोगों की जान ले ली। जापान हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की जानें गई। प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझों को और बढ़ा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया। राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता निर्मित करने के रास्ते की तलाश की गई। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपरा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। उन्हें लगा कि परंपरा जन समुदाय गरीबी में जकड़े हुए है, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित कर रखती है। साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसे नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने में काम आती थी। तथापि इससे शताब्दियों पुरानी असमानताएं हट गई, शिक्षा का विस्तार और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई। पार्टी ने बाजार संबंधी सुधार किए और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुई, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है। अब समाज बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है और सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी हैं। यह नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि चीन किस तरह अपनी धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। दोस्त, हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है और आज हमारी 11वीं क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।